जय हिंद, जोहार जगह। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है घाटशिला का उपचुनाव। घाटशिला का उपचुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है, क्योंकि जब से ये चर्चा का विषय चल रहा है कि भाई झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा भी अपना कैंडिडेट घाटशिला का उपचुनाव में उतारेगी। लेकिन ये बात हम लोग समझेंगे कि क्या झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानी कि जयराम महतो की जो पार्टी है, अगर वो पार्टी घाटशिला उपचुनाव लड़ती है तो क्या फायदा हो सकता है उनको और क्या नुकसान हो सकता है, इसके बारे में विस्तार रूप से बात करेंगे। और साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि भाई जो बीजेपी है, भाजपा, अगर भाजपा चुनाव इस बार फिर हार जाती है तो भाई आखिर भाजपा के वो शीर्ष नेता कौन है जिसके ऊपर गाज गिरने वाली है। और साथ ही साथ ये समझेंगे कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि रूलिंग पार्टी है, वो क्यों जो है कि भाई हर कोशिश जो है कि इस चुनाव को जीतना चाहेगी। तो चलिए चलते और तीनों कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। पहले हम लोग जो है कि जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के बारे में समझते हैं कि उनको क्या नुकसान और क्या फायदा हो सकता है। तो देखिए यहां पर जो है कि जयराम महतो के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि खोने के लिए तब होता जब सर पे ताज होता, सिर्फ पाने के लिए है। और जयराम महतो इस चुनाव में अपना कैंडिडेट उतारता तो सिर्फ पाएगा, खोएगा कुछ नहीं। क्योंकि भाई चुनाव यानी कि विधानसभा का जो चुनाव 2024 में हुआ था, उसके बाद जो है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का ग्राफ काफी बेहतर हुआ। और उस चुनाव के बाद जब एक सीट झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का कैंडिडेट यानी कि पार्टी के सुप्रीमो डुमरी का सीट जब निकाल लेते तो ये साबित कर दिए जयराम महतो सदन का दो कार्रवाई यानी कि आपका जो है कि एक बजट सत्र और दूसरा मानसून सत्र। बजट सत्र और मानसून सत्र में जयराम महतो जिस तरीके से मुद्दा नौजवानों के लिए उठाया, जिस तरीके से मुद्दा जो है कि भाई झारखंड के झारखंडियत के लिए उठाया, जिस तरीके से मुद्दा जो है कि आदिवासियों के लिए उठाया, ये काफी कुछ दर्शाता है कि जयराम महतो का विजन क्लियर है कि हम राजनीति में क्यों आए हैं। हालांकि अभी रिसेंटली में कुछ विवाद चल रहा है, ये विवाद बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन युवाओं को यह सोचना होगा कि आखिर युवा का बात सदन के पटल पे कौन कर रहा है, आखिर आदिवासियत की बात जो है कि सदन के पटल पे कौन कर रहा है, झारखंडियत की बात सदन के पटल पे कौन कर रहा है, ये किससे छिपा हुआ। आप जो है भाई बजट सत्र के दौरान का रिकॉर्ड अगर आप चेक कर ले तो जयराम महतो कई सारा सवाल जो है कि उठाया है और वो झारखंड के लोगों के लिए उठाया। और खास करके युवा पीढ़ी जो है कि काफी प्रभावित है जयराम महतो का जो एक्टिविटी है, जो एक्शन आज के दौर में है, किस तरीके से एग्रेशन मूड में जो है कि भाई चाहे वो कंपनी का अधिकारी हो या फिर प्रशासनिक अधिकारी हो, सबको भाई जो है कि एक औकात दिखा रहा है कि भाई झारखंड में झारखंडियत की बात होगी और झारखंड में जो है कि झारखंड वाले लोगों का ही हित की बात होनी चाहिए। तो ये तो है उनका आने की एक स्ट्रैटेजी। और जिस तरीके से जो है कि झारखंड में युवा, बूढ़ा, बुजुर्ग सब जो है जयराम महतो को चाह रहा कि एक मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन एक ये है, दूसरा पॉइंट अगर जयराम महतो को देखते हैं तो भाई जो रिसेंटली में अभी जो विवाद हुआ है रेल टेका आंदोलन के बाद, क्योंकि कुर्मी समाज एसटी सूची में शामिल होने का डिमांड कर रहा है और भाई घाटशिला जो है विधानसभा वो एसटी मतलब एसटी कोटा का है। अब एसटी कोटा का तो वहां का जो एसटी समाज के लोग हैं उनका खुला ऐलान है कि अगर घाटशिला का उपचुनाव में अगर कोई भी अगर कैंडिडेट या कोई भी पार्टी अगर कुर्मी को एसटी में शामिल करने का अगर समर्थन वाली बात किया तो हम लोग उसके विरोध में रहेंगे। ये थोड़ा सा यानी कि एक चिंता का विषय जयराम महतो के लिए है कि आखिर इस चुनाव में आदिवासी समाज को कैसे जो है कि भाई अपने पाला में लाया जाए। हालांकि कुछ आदिवासी इस बात को समझ रहे हैं कि ये जो लड़ाई है सिर्फ जो है कि भाई एक मतलब कहा जाए कि भाई कि जल्दी नेता बनने की लड़ाई है, क्योंकि कुर्मी लोग जो डिमांड कर रहा है वो आदिवासियों से नहीं कर रहा और आदिवासियों का हक छीनने की बात नहीं कर रहा, वो खुद कुर्मी लोग कह रहे इस बात को। भाई हमारी डिमांड किससे है तो गृह मंत्रालय से है, लेकिन आदिवासी समाज को लगता है कि हमारा हक छीन रहा। यह विवाद काफी जो है कि भाई तेजी से चल रहा, शायद इसके लिए थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर विजन पे बात करें, अगर उनका कार्यशैली पर अगर बात करें कि पिछले जितने दिनों से वो विधानसभा का भाई सदस्य हुए हैं यानी कि विधायक बने हैं, तब से उनका जो कार्यशैली है भाई सराहनीय रहा है। इस मुद्दे पर जो है कि आप सदन के पटल पे किस तरीके से देखे हैं कि भाई चाहे जिस भी समाज के लिए हो, यहां तक कि जयराम महतो को जो पुलिस प्रशासन भाई आंदोलन के दौरान में कॉलर पकड़ के लाठी डंडा मारा था, भाई उस पुलिस के लिए भी जो है
जयराम महतो सदन के पटल पे आवाज उठाए थे, सभी के लिए आवाज उठाते। तो इनका ये एक बेनिफिट है कि भाई बहुत कुछ आने की खोने के लिए नहीं है, इनके पास सिर्फ पाने के लिए। तो चुनाव में आने के बाद एक बड़ा दिलचस्प पाने की मुकाबला देखने को मिलेगा, त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा, यानी कि घाटशिला का उपचुनाव। आगे हम लोग बात करेंगे और भी चीजों पे, लेकिन अब चलिए दूसरे वाले पॉइंट पे कि अगर बीजेपी चुनाव इस बार फिर हार जाती है, क्योंकि बीजेपी चुनाव हारी 2024 का विधानसभा का चुनाव जब हो रहा था, आम चुनाव, तो उस वक्त में चंपई सोरेन का बेटा बाबूलाल सोरेन को कैंडिडेट बनाया गया और काफी भारी मतों से वो हारे। अब एक मौका फिर से जो है कि यहां पर आ रहा, अब एक मौका आ रहा, और अगर यहां पर भी बीजेपी अगर अपना कैंडिडेट को नहीं जिता पाता तो भाई वो शीर्ष नेता कौन होंगे जिसके ऊपर गाज गिरेगा? तो वो शीर्ष नेता और कोई नहीं, झारखंड के लाल बाबूलाल, जो डायलॉग था ना उनके ऊपर, झारखंड का लाल बाबूलाल, यानी कि बाबूलाल मरांडी के ऊपर जो है कि गाज गिरेगा। दूसरा आपका जो है कि भाई अर्जुन मुंडा के ऊपर गाज गिरेगा। तीसरा जो है कि आपका रघुवर दास के ऊपर गाज गिरेगा। ये बात तो तय है कि आप जो है कि इतने लोग आदिवासी का बड़ा चेहरा होने के बावजूद भी आप एसटी सीट, एक भी सीट नहीं निकाल पा रहे, तो ये चिंता का विषय है, बीजेपी के लिए चिंता का विषय है। तो गाज तो ये लोगों पर गिरेगा और ये लोग बहुत हद तक ये कोशिश करेगा कि भाई बीजेपी इस बार जो है कि वहां से सीट निकाले। अब आइए चलते जेएमएम की ओर। जेएमएम की ओर इसलिए चलते क्योंकि जेएमएम जो है कि हर हाल में घाटशिला का उपचुनाव जीतना चाहेगी। क्यों चाहेगी? क्योंकि उनको अपनी जो है कि भाई कि जो उनका एक स्वैग है उस स्वैग को बरकरार रखना चाहेगी, चाहे जितना भी दमखम लगाना पड़े। इसीलिए तो जो है कि जो पारिवारिक कलह अभी चल रहा है सोरेन परिवार में, रामदास सोरेन के देहांत होने के बाद एक कला चला, जिस तरीके से भाई पहले जो है कि उनका बेटा का नाम सोमेश सोरेन का चल रहा था, उसके बाद जो है कि भाई नटराज सोरेन उनका यानी कि भतीजा को लगा भाई कि सारा राजनीति का पूरा सब चीज हम कर रहे थे। सोमेश सोरेन दूर दूर तक राजनीति से कोई रिश्ता नाता नहीं था, और अचानक सोमेश सोरेन को जो है कि भाई टिकट होगा तो फिर थोड़ा सा बगावती तेवर आ रहा था। तो अब जो है परिवार में जो कला है उस कला को दूर करने के लिए अल्टीमेटम भी दे दिया कि आप लोग जो है कि पला में मतलब जो परिवार में है उस परिवार में आप लोग कला को दूर कीजिए और समन्वय बनाइए। और बहुत हद तक ये कोशिश हो रहा है कि भाई अब सिंपैथी वोट लेने के लिए, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा ये सीट किसी भी हाल में जीतना चाहेगी, क्योंकि अपना जो स्टेटस है, अपना स्वेग है भाई बरकरार रखे, वो बरकरार रखने के लिए। इसीलिए सूरजमणि सोरेन यानी कि रामदास सोरेन की मतलब बीवी को जो है कि कैंडिडेट बनाया जा सकता है। ये तीनों का जो है कि फॉर्मूला है। लेकिन ये तो बड़ा दिलचस्प रहेगा, आप लोग जो है कि कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा, क्या जयराम महतो की पार्टी का एंट्री होती है यानी कि घाटशिला उपचुनाव में, तो क्या ये चुनाव कितना जो है कि कारगर होगा या कितना क्या होगा? जयराम महतो का पानी और खोने के लिए क्या हो सकता है? क्या जो एसटी और कुर्मी का जो विवाद चल रहा है उस विवाद से जयराम महतो को काफी भारी नुकसान हो सकता है? अच्छा, जयराम महतो को चुनाव, घाटशिला का उपचुनाव लड़वाना चाहिए या नहीं लड़वाना चाहिए अपने पार्टी से? आप लोग जो है कि प्रतिक्रिया जरूर दें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।